आइए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 8 के क्वेश्चन एंड आंसर्स को करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड को लेके जो है। सबसे पहला सेक्शन नंबर 123 के ऊपर बहुत ही लुल्लू पुच्चू क्वेश्चन, और वो क्या है देखिए, एलेक्स लिमिटेड इज फेसिंग लॉस इन द बिजनेस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19। In the immediate preceding 3 financial year, the company had declared rate of dividend as 7%, 11%, 12%. Board of Directors has decided to declare interim dividend of 12% for current financial year, at least to be in par with the immediate financial year. अब आपको बताना है, is this act of Board of Directors valid? क्या Board of Directors का ये act valid है क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या Board of Directors का ये act valid है क्या? हाँ बेटा, सीईओ भी इंक्लूडेड है नाहिद। क्या है यहां पर, बोलिए सर, वैलिड है क्या? बच्चे कह रहे हैं नॉट वैलिड। क्यों नॉट वैलिड, बोलो ना, क्यों नॉट वैलिड, ये तो बताओ सर। 3 साल के एवरेज के ऊपर आप नहीं दे सकते। एवरेज कितना आ रहा है, 7, 11, 12, मतलब 18, 30, 10% का एवरेज आ रहा है। एवरेज निकालना जमता है क्या आपको? कैसे निकालता है एवरेज बेटा? 7 + 11 + 12 डिवाइडेड बाय कितने से करोगे? 4 से कि 3 से? सर 3 है फिगर, तो क्या बातें कर रहे हो सर, हमने इतना मैथ्स पढ़ा है सर, हमको मैथ्स फोबिया है, पर इतना भी नहीं जितना आप दिखा रहे हो, है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, है ना, आपको यहाँ पर 7 + 11 + 18 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि ये आने वाला है 10%। ठीक है, देखो यहाँ पर आंसर को देख लो, फटाक से आंसर को गो थ्रू करेंगे जल्दी से जल्दी से। चलो डन 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 डन, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। ये भी डन है अपना, इलस्ट्रेशन वाला है। देखिए पढ़ते हैं इसको, इलस्ट्रेशन में अपन ने पढ़ चुके हैं, तो एक बार बस सबको रिकॉल करवाना है। सर, डायरेक्टर ऑफ ईस्ट वेस्ट लिमिटेड प्रपोज्ड अ डिविडेंड ऑफ 15% ऑन इक्विटी शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18। The same was approved in the AGM held on 24th October 2018. The directors declared the approved dividends. Mr. Binoy was holder of 2000 equity shares on 31st March 2018. क्या बोला बोलो बच्चों, 31st मार्च 2018 को यहाँ पर कौन था? बिनॉय होल्डर था। उसने शेयर्स को ट्रांसफर किया मोहन को 18 जून 2018 को, और डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ? 24 अक्टूबर 2018 को। तो डिविडेंड किसको मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, मोहन को मिलेगा। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड ओनर को डिविडेंड पे किया जाता है, और रजिस्टर्ड होल्डर या उसके ऑर्डर पर किसी पर्सन या उसके बैंकर को पे किया जाता है। तो यहां पर कौन है बेटा? यहां पर सर रजिस्टर्ड होल्डर है, यहां पर मिस्टर मोहन। तो पे किसको किया जाएगा? मोहन को पे किया जाएगा। किसको किया जाएगा बोलो बच्चों? मोहन को पे किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेट्स गो, आगे बढ़े। ये अपन ने पढ़ा है ऑलरेडी, अपने इलस्ट्रेशन के अंदर कवर्ड थी ये चीजें। आइए अगला। सर, YZ is a manufacturing company and has proposed a dividend of 10% for the year 17-18 out of current year profits. The company has earned a profit of 910 crore during the year 17-18. YZ Limited does not intend to transfer any amount to general reserve. इनका कहना है कि हमको 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं करना है। किसके अंदर? जनरल रिजर्व के अंदर। क्या ये चीज अलाउड है दोस्तों? आपको कमेंट करके बताना है। क्या जनरल रिजर्व के अंदर मैं एक फूटी कौड़ी नहीं डालना चाहता हूं, चलेगा क्या? हाँ सर, मेरी मर्जी। याद आ रहा है आपको, नेहा आई थी बेटा, इट्स हर चॉइस, इट्स कंपनीज चॉइस कि उसको कितना पैसा डालना है करके। किसके अंदर बताइए ना? फ्री रिजर्व्स के अंदर। देखो जरा क्या, a company may before declaration of any dividend in financial year transfer such percentage of the profit for that financial year as it may consider appropriate to the reserves of the company. Therefore, the company may transfer such percentage before declaration as it may consider necessary. जो भी उसको ठीक लगे वो। सच ट्रांसफर इज नॉट मैंडेटरी। ओहो, क्या बोला? ऐसा ट्रांसफर मैंडेटरी नहीं होता है, और परसेंटेज ये डिस्क्रिशन होता है। डिस्क्रिशन का मतलब होता है चॉइस होती है यहाँ पर कंपनी की। गॉट इट एवरीवन? यस। चलिए देखो, यही लिख के रखा है सारी चीजें। अगला अगला देखो, अगला देखो आइए अगला क्वेश्चन। MNP लिमिटेड एज अ पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ 50 करोड़। देखो कितना है? पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़ का, फ्री रिजर्व्स कितना है बच्चों? फ्री रिजर्व्स है 50 करोड़ का ऑन 31 मार्च 19।
द कंपनी मेड अ लॉस ऑफ 40 लाख। ओ क्या बोला देखो, कंपनी को 40 लाख का नुकसान हुआ आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन 31st March 19 एंड एज अ रिजल्ट कंपनी वाज नॉट इन अ पोजीशन टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। 40 लाख का लॉस हुआ, ऐसे केस के अंदर प्रॉफिट नहीं दे सकते, ठीक है। हाउएवर Board of Directors announced declaration of dividend of 20% on equity shares payable out of free reserves। क्या बोला, बोलो फ्री रिजर्व में से हम पे करेंगे आपको, ठीक है। ऑल राइट सर, 20% कितना होगा बच्चों, बताइए मुझे कितना परसेंट डिविडेंड होगा, डिविडेंड कितना होगा ये बताओ ना। 20% डिविडेंड बोल रहे हैं, मतलब कितना डिविडेंड होगा, कमेंट करके बताओ जरा, कमेंट करके बताओ जरा कितना डिविडेंड होगा। 20% मतलब कितना डिविडेंड होगा सर, 20 इंटू 50 करोड़ है ना, 20 इंटू 50 करोड़ कितना होता है यहां पर, 10 करोड़। 20% बराबर है क्या, नहीं सर, पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर लेते हैं ना, तो 20% ऑफ 10 करोड़ यानी कि 2 करोड़ रुपए, बराबर है ना। चलो, ये बोल रहा है कि 2 करोड़ रुपए हम लोग किससे निकालेंगे, फ्री रिजर्व से निकालेंगे। अब एवरेज डिक्लेयर डेट ऑफ कंपनी लास्ट 3 इयर्स कितना है बच्चों, 25% है, और ये बाट कितना रहा है, 12%। अब आपको यहां पर प्रोविजंस को बताना है, इसको मैं रफ कैलकुलेट करके बताता हूं आपको। देखो, पहली चीज में एवरेज लेते हैं बेटा 3 साल का, याद आ रहा है क्या आपको, याद आ रहा है क्या, है ना। तो एवरेज कितना है, 25%, अपन कितना दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं, चल जाएगा क्या, बिल्कुल चल जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, जो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है एंड फ्री रिजर्व है, वो कितना होता है यहां पर देखो, 50 करोड़, 10 करोड़, 60 करोड़, कितना होता है बोलो, 60 करोड़ का 10%, इसका मतलब कितना हुआ, 6 करोड़ रुपए। करंट ईयर का लॉस कितना है बाबू, करंट ईयर का लॉस कितना है, 40 लाख का है। इसका मतलब आप कितना डिविडेंड मैक्सिमम बांट सकते हो, सेकंड कंडीशन के हिसाब से 5.6 करोड़ रुपीस डिविडेंड बांट सकते हो। अपने को बांटना कितना है, 2 करोड़ रुपए, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई बोलो बच्चों, सेटिस्फाई हो गई। ऑल राइट सर, तीसरी कंडीशन क्या कहता है कि जो टंकी में पैसा है बच्चों, अब देखो मैं अगर 50 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए निकालने वाला हूं, ठीक है ना, मैंने अगर मान लो यहां पर 2 करोड़ का डिविडेंड बांट रहा हूं मैं यहां पर, और 2 करोड़ निकालने वाला हूं, तो टंकी में कितना पैसा बचा, 48 करोड़ बचा। अब 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कितना है यहां पर, 10 करोड़ है। इसका मतलब 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है क्या 48 करोड़, हाँ सर 48 ज्यादा होता है 1.5 से। तो इसका मतलब तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, मतलब आप जो 20% का डिविडेंड बांटना चाहते हो, क्या आप बांट सकते हो क्या, बोलो ना, क्या आप बांट सकते हो क्या, बोलो ना, क्या आप बांट सकते हो क्या, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, एक बार गो थ्रू करो जल्दी से। किसी को कोई कैलकुलेशन नहीं समझा कंडीशन 1 2 3 का, मुझे बताइए, मैं आपको समझाऊंगा। सर इसको लिखेंगे नहीं क्या, लिखेंगे, आगे बहुत अच्छा सवाल है, उसको लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है। यस, थर्ड पॉइंट नहीं समझा, क्या नहीं समझा आपको, देखो बेटा, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो बैलेंस होना चाहिए रिजर्व के अंदर, कितना बैलेंस होगा, देखो 50 करोड़ अभी है और 2 करोड़ रुपए में डिविडेंड का निकाल रहा हूं, तो बचा कितना, 48 करोड़ रुपए बचा, 48 करोड़ रुपए बैलेंस बचा, ठीक है ना। अब देखो इनका कहना है बैलेंस इन रिजर्व शुड बी मिनिमम 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। 15% ऑफ पेड अप कैपिटल कितना है यहां पर, 1.5 करोड़ का, तो इसका मतलब क्या हुआ, 48 करोड़ तो ज्यादा ही हुआ ना 1.5 करोड़ से, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ऐसा कहना है, ठीक है। यस, चलो, समझ में आया क्या, डिविडेंड कैलकुलेशन नहीं समझा आपको, ओ माय गॉड, देखो लिखा है यहां पर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलाउड द कितना अनाउंस डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 20% ऑन इक्विटी शेयर। अब डिविडेंड बेटा किसके ऊपर दिया जाता है, बोलो ना सर, डिविडेंड पे किया जाता है फेस वैल्यू के ऊपर, और कितना दे के रखा है पेड अप कैपिटल यहां पर, 10 करोड़ रुपए दे के रखा है, कितना देके रखा है, 10 करोड़, तो अपन किस पे, डिविडेंड तो इसी पे देते हैं ना। सर अगर मान लो यहां पर फेस वैल्यू 20 करोड़ रुपए लिखा होता और एओए की कोई भी बात नहीं होती, तो आप 20 करोड़ के ऊपर 20% देते, पर पेड अप कैपिटल नॉमिनल वैल्यू सबको एक ही मान लेंगे, जब आपको फिगर क्या देके रखी है, जब आपको फिगर एक देके रखी है, और वो कौन सी है, 10 करोड़, तो 10 करोड़ का 20% कितना होता है, बोलो ना, 10 करोड़ का 20% कितना होता है, 2 करोड़ रुपए होता है। समझ में आया क्या, सर 5 से डिवाइड कब करना है, 5 से कभी डिवाइड नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, 5 से क्यों करना है भाई डिवाइड, चलो समझा क्या, बोलो जी बोलो, सबको बातें समझ में आई क्या,
एक बार, अब आपके पास ये चीज है, अब एक बार आप खुद से रफ में कैलकुलेट करो वो चीजें, फटाफट रफ नोटबुक निकालो, आपको बोला था मैंने रफ नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, फटाफट फटाफट कैलकुलेट करो रफ के अंदर, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके देखो आप खुद से। टैक्स में 5 से डिवाइड करना है गेल सबको, टैक्स और इसको क्या है घुसाड़ रहे हो बीच के अंदर होती हो गए तो चलो। चलिए, सबको समझ में आ गया है क्या? बोलो ना, सबको कैलकुलेशन एकदम इजी सी, एक और बार करे क्या इसको? आ जाओ एक और बार करते। नहीं नहीं मेरी मर्जी, एक और बार कराऊंगा मैं। हाँ देखो यहां पर, देखो क्या बोला है, ढोकलो सुनो, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए, फ्री रिजर्व कितना बोल के रखा है 50 करोड़ रुपए, डिविडेंड कितना बांटना है 10 करोड़ का 20% बोल रहे हैं, मतलब कितना आया 2 करोड़ रुपए आया, ठीक है। अब इनका कहना है पहली कंडीशन है एवरेज 3 साल के, एवरेज 3 साल से कम होना चाहिए, एवरेज कितना है 3 साल का 25%, अपन कितना बांट रहे हैं बच्चों, अपन बांट रहे हैं 20%, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है क्या? हाँ सर सेटिस्फाई, मानते हो बात को? पहली कंडीशन बोलो हाँ सब लोग, सब लोग कमेंट के अंदर हाँ बोलो, जल्दी से कमेंट के अंदर हाँ बोलो, यस। चलिए दूसरा, दूसरा दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों, जो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व है, उसमें से हम लोग करंट ईयर के लॉस को माइनस कर लेंगे और जितना भी अमाउंट आया ये हम लोग मैक्सिमम डिविडेंड बांटेंगे। क्या बांटेंगे बोलो बच्चों? ये मैक्सिमम डिविडेंड बांटेंगे। अब 10% ऑफ कितना होगा 60 करोड़, यानी कि कितना होगा 6 करोड़, 6 करोड़ कितना होगा बोलो? 6 करोड़ होगा, बराबर है ना? ये कैसे निकला समझा क्या? पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़ का, फ्री रिजर्व है 50 करोड़ का, 10 + 50 कितना होता है 60, 60 × 10% कितना होता है 6 करोड़, बराबर है। ऑलराइट, करंट ईयर का लॉस दे के रखा है क्वेश्चन में 40 लाख का, तो अब मुझे बताइए 6 करोड़ माइनस 40 लाख करूंगा तो कितना बचा? 5.6 करोड़ रुपए बचा। मुझे डिविडेंड कितना बांटना है? 2 करोड़ का बांटना है। क्या मैं बांट सकता हूं? क्या रेंज के अंदर है क्या? हाँ सर रेंज के अंदर है, मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई क्या लाला? हो गई सर, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरा, अब देखो, अब इनका कहना है टंकी में से आप 2 करोड़ रुपए निकाल रहे हो, मतलब 50 करोड़ की टंकी है, 2 करोड़ रुपए निकाल रहे हो, टंकी में बचा कितना 48 करोड़। लॉ का कहना है टंकी में मिनिमम कितना बचना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, जितना पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़, इसका 15% होता है यहां पर 1.5 करोड़, मिनिमम 1.5 करोड़ होना चाहिए टंकी में। टंकी में तो 48 करोड़ है, अरे बहुत है। क्या कहा मैंने? बोलो बहुत है। इसका मतलब अगर मैं 2 करोड़ का डिविडेंड बांटूंगा तो चल जाएगा क्या? हाँ सर, वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया क्या बात है? अब भी नहीं समझा तो चुल्लू पर पानी लो और मुंह पे मारो, ठीक है? आइए, मतलब ऐसा थोड़ा सा नींद में जागे ऐसा, ठीक है? आ जाओ, चलो दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, चलिए पढ़ लीजिए एक बार, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए एक बार इसको, एक बार आप गो थ्रू कर लो आंसर को, फटाफट फटाफट आंसर को गो थ्रू कर लो, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। टंकी वाले पानी में ही डूब जाना, ये भी सही है, टंकी वाले पानी में ही डूब जाना। चलो चलो, पढ़ लो एक बार फटाफट फटाफट। ये वाला सवाल बहुत अच्छा है। डन है सर जी, क्या बात है। चलो फिर आ जाओ जी, आ जाओ फिर, अगला सवाल।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। Whether the company can declare dividend for financial year in which it is incurred losses, बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। आपको रूल 3 के कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा और आप यहां पर क्या कर सकते हो बच्चों, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से भी डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हो क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल यहां पर किया जा सकता है। क्या कहा मैंने, बोलो? बिल्कुल बिल्कुल यहां पर किया जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? सारे लोग फटाफट बोलेंगे समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अगला देखो क्या, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। ये अपन ने किया था क्लास के साथ साथ, याद है क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 6। आइए अभी अपने को इसको फिर से रफ के अंदर सॉल्व करना है। इसके बाद का एक जो क्वेश्चन है वो फेयर करेंगे क्योंकि ये क्लास में डिस्कस हुआ है इसलिए। ठीक है, आ जाओ सारा, फटाफट आओ, लेट्स गो। चालू करूं मैं? आइए देखो, एबी लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन कोयम्बतूर। बकवास बातें हैं, कोई लेना देना नहीं है इससे। कंपनी हैज इनकर्ड अ नेट लॉस कितने का है बच्चों? 20 लाख रुपए का है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फिर भी डिविडेंड डिक्लेयर करने की चूल है। द बैलेंसेस एज पर कंपनीज लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इक्विटी शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल 100 लाख का, जनरल रिजर्व 150 लाख का, डिबेंचर रिडेम्पशन रिवर्स रिजर्व 50 लाख का। कितने का है बोलो बच्चों? 50 लाख रुपए का। ठीक है, अब the company has not declared any dividend in preceding 3 financial year. Decide whether AB Limited is allowed to declare dividend or not. अब देखो क्या, कंपनी ने पिछले 3 सालों में एक भी डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है वेदर एबी लिमिटेड इज अलाउड टू डिक्लेयर डिविडेंड, और अगर अलाउड है तो कितना मैक्सिमम यहां पर डिविडेंड वो डिक्लेयर कर सकता है। अब देखिए, सबसे पहली कंडीशन होती है एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर, पर यहां पर लिखा हुआ है पिछले 3 सालों में एक भी बार नहीं दिया, या 3 सालों में एक भी बार नहीं दिया, या तीनों सालों में नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलूंगा ये कंडीशन नॉट एप्लीकेबल हो जाती है। क्या हो जाती है बोलो बच्चों? याद आ रहा है आपको कि सर किसी भी एक साल में आपने डिविडेंड नहीं दिया, या 2 साल में नहीं दिया, या तीनों साल में नहीं दिया, तो पहली कंडीशन क्या हो जाती है बच्चों? नॉट एप्लीकेबल हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या है अपनी? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस करंट ईयर लॉस। अब मुझे बताओ पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? देखो 100 लाख का है, और फ्री रिजर्व कितना है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो होता है ना, ये फ्रीज रिजर्व नहीं होता है बच्चों, ये रिस्ट्रिक्टेड नेचर का रिजर्व होता है। जनरल रिजर्व इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रिजर्व। क्या काम ने बोलो? जनरल रिजर्व इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रिजर्व। डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज नॉट एन फ्री रिजर्व। ये क्या होता है बच्चों? ये स्पेशल रिजर्व होता है डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, तो वो फ्री रिजर्व की कैटेगरी के अंदर नहीं आता। ठीक है, ऑलराइट गाइस। अब अच्छा सर, तो मान लो हमको क्या, कैसे समझेंगे हमको फ्री रिजर्व है? देखो, जब रिटेन्ड अर्निंग्स बोला है तो फ्री रिजर्व से, जनरल रिजर्व बोला है फ्री रिजर्व से, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का करंट बैलेंस बोला है तो फ्री रिजर्व से। समझ जाना बात को। मान लो यहां पर आपको ऐसा बोला है कि ये स्पेशल प्रीमियम अकाउंट है आपका, या मान लो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, या प्रेफरेंस का कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, तो ये कोई भी फ्री रिजर्व की कैटेगरी के अंदर दोस्तों नहीं आता है। ये बेसिक अकाउंट्स की बातें जो आपको पता होनी चाहिए, मतलब नहीं होंगी तो कोई बात नहीं, अभी आपने समझ लिए होंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या सर, 100 प्लस 150 यानी कि 250, कितना हुआ बोलो बच्चों? 250 लाख का 10%, ये कितना होता है? 25 लाख रुपए। 25 लाख माइनस करंट ईयर का लॉस कितना है? 20 लाख रुपए को माइनस करेंगे, मतलब सेकंड कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम डिविडेंड आप कितना बांट सकते हो? मैक्सिमम डिविडेंड जो है ना बच्चों, आप 5 लाख रुपए का यहां पर बांट सकते हो सेकंड कंडीशन के हिसाब से। किसके हिसाब से बोलो जल्दी से? सेकंड कंडीशन के हिसाब से, बराबर है ना? मतलब हमको डिविडेंड कितने का बांटना है? सभी लोग बोलेंगे जल्दी से, सर हमको जो डिविडेंड बांटना है ना, वो हमको 5 लाख रुपए का बांटना है। कितने का बांटना है बोलो जल्दी से? मुझे 5 लाख रुपए का बांटना है सर, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। गॉट इट? क्या सभी लोगों को ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? तो इसका मतलब मुझे बताइए, मैं जनरल रिजर्व से कितना पैसा निकाल के डिविडेंड बांट रहा हूं? जनरल रिजर्व से निकाल के मैं कितना पैसा डिविडेंड बांट रहे हो? सर 5 लाख रुपए आप जनरल रिजर्व से निकाल के डिविडेंड बांट रहे हो, क्योंकि यहां पर तो आपने डिविडेंड को कैलकुलेट किया ना बच्चों। देखो एक बात ध्यान रखना है, यहां पर अब डिविडेंड को क्या, यहां पर आपको कोई रेट नहीं देके रखा है। अगर रेट दिया होता तो अपने को डायरेक्टली पता चल जाता कि कितना पैसा निकल रहा है। तो हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे? 5 लाख रुपए। क्या कहा मैंने? बोलो
5 लाख रुपए मैक्सिमम आप डिविडेंड बांट सकते हो यहां पर। इसका मतलब सर हम लोग 150 करोड़ में से कितना डिविडेंड के लिए निकाल रहे हैं? 5 लाख रुपए के लिए हम लोग यहां पर डिविडेंड निकाल रहे हैं। कितना निकाल रहे बोलो डिविडेंड के लिए? 5 लाख रुपए। तो इसका मतलब सर बचा कितना? बचा 145 लाख। क्या वो 1.5%, 1.5% ऑफ 100 लाख कितना होता है बच्चों? 15 लाख। क्या 145 लाख 15 लाख से ज्यादा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर यहां पर ज्यादा है। ऐसे केस में मैं बोलूंगा तीसरी कंडीशन भी यहां पर सेटिस्फाई होती है और आप क्या कर सकते हो? 5 लाख रुपए का डिविडेंड बांट सकते हो। क्या कर सकते हो बोलो बच्चों? 5 लाख रुपए का डिविडेंड यहां पर बांट सकते हो। सर 5 लाख ही बांटना है या 5 लाख तक बांट सकते हैं? 5 लाख तक बांट सकते हो। ये मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड है। इससे कम बांटा जा सकता है, पर इससे ऊपर बांटा जा सकता है क्या? नहीं, इससे ऊपर नहीं बांटा जाता। मान लो जैसे यहां पर अगर कोई परसेंटेज दिया होता, जैसे परसेंटेज दिया होता कि 2% हम लोग डिविडेंड बांट रहे हैं तो 2 लाख आता। फिर हम लोग ये कैलकुलेट करके देखते कि अब हम लोग जैसे यहां पर 5 लाख निकला अपना, तो अपन क्या बोलते हैं? अच्छा 2 लाख का डिविडेंड बांट रहे, वो 5 लाख के रेंज के अंदर है, मतलब सही है। पर मान लो 2 लाख की जगह 20 लाख आता तो सही होता क्या? नहीं सर, फिर यहां पर सही नहीं माना जाता। एक बार गो थ्रू करेंगे, जल्दी से गो थ्रू करेंगे, फटाफट फटाफट। आपको चाहिए मैं इसको ऐसे रफ में समझाऊं तो बताइए मुझे जल्दी से, मैं इसका भी कैलकुलेशन करके आपको बता सकता हूं। या आपको समझ गया है तो आप एक बार खुद से करके देखिए। एक बार एक काम करो, खुद से करके देखो। नहीं समझा तो मैं तब तक रुकता हूं, फिर उसके बाद मैं रफ में समझा दूंगा फिर से। ठीक है? यस। 0.15 होगा ना? नहीं ना बेटा, 100 लाख है ना, 100 लाख का 1.5% कितना होता है बेटा? 100 लाख का 1.5% तो 15 लाख होगा ना, है ना? सॉरी 1.5 लाख होगा ना। अच्छा 0.15 नहीं होगा, 1.5 लाख होगा, है ना? 15% है ना, सही तो है, सही तो है। 15 लाख सही तो है, 15% निकालना है ना अपने को। क्या गलत है? एक बार आप रफ में कैलकुलेट करो, फिर मैं करता हूं। देखो जरा, देखो जरा, पहली कंडीशन नॉट एप्लीकेबल। दूसरा क्या बोला? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है बच्चों? 100 लाख रुपए। फ्री रिजर्व कितना है बच्चों? 150 लाख। इसका मतलब दोनों मिलाए तो कितना होता है? 250 लाख। उसका 10% कितना होता है? 25 लाख। माइनस करंट ईयर लॉस कितना होता है? 20 लाख। तो बचा कितना? 5 लाख। तो ये आया मैक्सिमम डिविडेंड जो हम बांट सकते हैं। फिर इसका मतलब 5 लाख का डिविडेंड हम मैक्सिमम बांट सकते हैं। तो हम लोग मुझे बताइए, ये है जनरल रिजर्व, इसमें से निकाल कितना रहे? 5 लाख। तो बैलेंस कितना बचा? 145 लाख, जो कितने से ज्यादा आना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा आना चाहिए। यानी 15% ऑफ 100 लाख कितना होगा यहां पर? वो होगा 15 लाख। कितना होगा बोलो बच्चों? 15 लाख। कितना होगा जल्दी से बोलो? 15 लाख। सर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो डिविडेंड, किसने बोला है यहां पर भाई? हेत, मैंने कब बोला? मैंने कहा कि अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो कंडीशन नॉट एप्लीकेबल हो जाती है, कंडीशन ही खारिज हो जाती है यहां पर। ये थोड़ी बोला कि डिविडेंड का रेट ही 0 हो जाएगा, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं आपने। कहां से पढ़ रहे हो भाई आप ये उटपटांग चीजें? पहली कंडीशन नॉट एप्लीकेबल मतलब वो कंडीशन फिर पहली नहीं लगेंगी, दूसरी और तीसरी को आपको देखना पड़ेगा, ऐसा उसका मतलब होता है। चलो डन।
सर अगर मान लो बैलेंस इन रिजर्व 15% से कम हो रहा होता तो अपन डिविडेंड के रेट को कम करते, फिर अपन क्या करते, डिविडेंड के रेट को कम कर देते। समझ में आ रहा है कि आपको बात है? जैसे अगर मान लो आपका जो बैलेंस है वो 15% से नीचे आ जाता डिविडेंड निकालने के बाद, तो हम लोग बोलेंगे हम इतना डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, डिविडेंड को रेट को क्या किया जाता है, डिविडेंड के रेट को कम किया जाता है, या डिविडेंड को आपको कम करना पड़ता। फिर ऐसा आने वाला एक क्वेश्चन आपको, ठीक है? यस, चलिए आ जाए क्या, बोलो ना, आगे बढ़ूंगा मैं जल्दी से। आइए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तीसरा देखो क्या, ये देखो, लॉन्ग बुट्स इज अ लिस्टेड कंपनी, ये वाला अपन सॉल्व करेंगे। लॉन्ग बुट्स इज अ लिस्टेड कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज एंड रिलेटेड एक्सेसरीज। द बिजनेस इज सेट ऑन अ रिकवरी मोड बाय इंडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर ए एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज रिकमेंडेड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ 50 लाख आफ्टर गैप ऑफ 8 years, आफ्टर विच during which profits were inadequate to distribute the same। मतलब प्रॉफिट्स सही नहीं थे, प्रॉफिट्स अभी भी जैसे 100 करोड़, मान लो 100 करोड़ कमाया, 150 करोड़ का डिविडेंड दिया, 35 हमारा है ना, मतलब वही था ना, 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, 36 लाख का घाटा कैसे हो गया, ये वैसे वाली बात है यहाँ पर, ठीक है? तो इनका कहना है 50 लाख का डिविडेंड देंगे पर प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है, मतलब वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब देखो क्या, अच्छा एक और चीज बोलिए बच्चों कि पिछले 8 सालों में डिविडेंड नहीं बांटा, इसका मतलब पहली कंडीशन क्या हो जाएंगी, नॉट एप्लीकेबल, मतलब चेक कितनी करना है, सेकेंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। अगला, द डिविडेंड एज प्रपोज्ड इज मेड पार्शियली आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ 16 लाख। देखो करंट ईयर का प्रॉफिट है 16 लाख का, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ड्यूरिंग पास्ट 8 years, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, 170 लाख है, विच इज 25% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। मतलब मुझे एक बात बताइए, 170 लाख डिवाइडेड बाय 25% करो ना, 170 लाख डिवाइडेड बाय 25% करो तो आपको टोटल शेयर कैपिटल मिलेगा। बोलो कितना आया यहाँ पर, 170 लाख इंटू 4, 680 लाख के आसपास आना चाहिए मेरे हिसाब से, 680 लाख के आसपास आना चाहिए। ये आपका क्या होगा बच्चों, टोटल शेयर कैपिटल। कैसे निकला समझा क्या? इनका देखो लाइन का क्या कहना है, मैथ्स का प्रॉब्लम है बेटा। ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, सुनो ना, ये बोल रहा है कि 170 लाख 25% है टोटल शेयर कैपिटल का। मतलब क्या कहा मैंने, बोलो 170 लाख जो है ना, ये 25% है किसका, टोटल शेयर कैपिटल का। तो 25% को इधर लेके डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल शेयर कैपिटल मिल जाएगा। अगर अरे बताइए ना, किसी को डाउट है फाउंडेशन में, मतलब ये मैथ्स के फाउंडेशन में किसी को डाउट है, रेशियो, मल्टीपल, डिवीजन, सब डिवीजन, कैलकुलेशन, बोलो जल्दी से। एनी क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत इसमें, बोलो बोलो बोलो। चलो सर हमने सुना था कि मैथ्स तो सर आता नहीं है करके बाद में, बेसिक मैथ्स तो हर जगह रहने वाला है ना बेटा, है ना? चलो ये भाई लोगों का अलग ही मिथ है, सीए इसलिए लेते हैं क्योंकि मतलब सर मैथ्स नहीं होता, बोले हमने ऐसा सुना है। फिर बाद में कॉस्टिंग, एफएम, मजा आ रहा है फिर, है ना? चलिए आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए दोस्तों। अगला, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिसाइड करो वेदर कंडीशन रिगार्ड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स आर मेट। क्या बोला, बोलो बच्चों, आर मेट। यू आर रिक्वेस्टेड टू सपोर्ट योर आंसर विथ रिक्विजिट कैलकुलेशन। क्या बोला यहां पर, बोलो रिक्विजिट कैलकुलेशन, ठीक है ना? यस, चलिए चलो, क्या हम लोग चालू करें क्या, बोलो ना, क्या हम चालू करें क्या? देखो डिविडेंड बांटना है 50 लाख का, पहले मैं आपको रफ में कैलकुलेट करके बताता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको पूरी क्लियर हो जाए, फिर अपन प्रेजेंटेशन का देखेंगे। पहली कंडीशन नॉट एप्लीकेबल, 8 सालों से डिविडेंड नहीं दिया है। दूसरी कंडीशन 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। कितना है बच्चों पेड अप शेयर कैपिटल, 680 लाख है, फ्री रिजर्व कितना है 170, 750, 850 हुआ, कितना हुआ बोलो बच्चों, 850 लाख हुआ। और इसका 10% कितना होता है, 85 लाख हुआ, बराबर है क्या, 85 लाख हुआ। करंट ईयर का लॉस है क्या अपने को, नहीं सर करंट ईयर का लॉस नहीं है, तो माइनस अपन कितना करेंगे, 0 करेंगे, क्योंकि करंट ईयर में तो 16 लाख का प्रॉफिट है। इसका मतलब आप मैक्सिमम कितने का डिविडेंड बांट सकते हो, 85 लाख रुपीस का आप डिविडेंड यहां पर बांट सकते हो। आप डिविडेंड कितना का बांट रहे हो, आप डिविडेंड बांट रहे हो 50 लाख रुपए का। चल जाएगा क्या, अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, चल जाएगा क्या? सभी लोग फटाफट फटाफट बोलो, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल चल जाएगा, ठीक है ना? देखो 85 लाख का यहाँ पर है, और ये कंडीशन भी क्या हो गई बच्चों, ये कंडीशन भी आपकी मेट हो गई। मानते हो इस बात को, मानते हो इस बात को, बोलो 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 जल्दी से मुझे, है ना? यस, चलो आगे बढ़ू क्या मैं, आगे बढ़ू क्या मैं?
सर पीपी सर के कारण सब आता है। मतलब आप अपने स्कूल के टीचर्स को थैंक ही नहीं कर रहे। बुरा लग रहा है मुझे बेचारे वो स्कूल टीचर के लिए जो आपको 2+2 4 कर करके बताते थे बेटा, है ना। बाद में कैलसी क्या आया, है ना। और आपने तो बेटा बस बस, बुरा लगा मुझे, बहुत बुरा लगा मुझे, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। चलो आइए, उनसे पढ़ा कौन था, ये देखो है। नमक हराम लोग इन्हें कहा जाता है बेटा, झूठ नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। बाद में आप फाइनल में चले जाओगे, बाद में आपको बोलेंगे आपने इंटर, अरे उनसे पढ़ा कौन था इंटर में, हम थोड़ी पढ़े थे। अरे बस घी लगाते रहने का, सामने वाले को बटरिंग करते रहने का, बस, है ना। चलो आइए, आओ 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 दोस्तों, दोस्तों सारे के सारे आ जाएंगे। तीसरा, अब देखो क्या बोल रहे हैं, बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व। अब सुनो ना, मुझे बताइए यहां पर रिजर्व में कितना पैसा है। रिजर्व में कितना पैसा है बताओ जरा। सर रिजर्व में यहां पर 170 लाख, कितना है बोलो, 170 लाख रिजर्व में। मैं रिजर्व से कितना पैसा निकाल रहा हूं मैं, तो देखो ना, 50 लाख का डिविडेंड दे रहा हूं, पर 16 लाख का तो करंट ईयर का प्रॉफिट है। ओए, 16 लाख का तो करंट ईयर का प्रॉफिट है। इसका मतलब जो बचा हुआ बैलेंस है 34 लाख का, वो 34 लाख मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसमें से निकाल रहा हूं। इसका मतलब कितना बैलेंस बच रहा है रिजर्व के अंदर। सर 140 140 और 146 आ रहा है क्या, देखो जरा। नहीं, 136 आ रहा है क्या, देखो जरा, 136 आ रहा है क्या, फटाफट बोलेंगे। 136 लाख आ रहा है क्या, बोलो ना। 136 आ रहा है क्या, यस यस, बराबर है क्या ये। अरे ये कैलकुलेशन खतरनाक है, देखो ना रिजर्व में से आप कितना निकाल रहे हो। सर देखिए, हम 50 लाख का डिविडेंड बांट रहे हैं, 16 लाख तो करंट ईयर का ही है, मतलब बचा कुचा जो है ना पैसा 34 लाख, वही हम लोग निकाल रहे हैं किसके अंदर से, टंकी में से। टंकी कितने की है, 170 लीटर की, उसमें से हम लोग 34 लीटर निकाल रहे हैं, मतलब बचा कितना, 136 लीटर। अभी भी बैलेंस कितना बचा टंकी में, 136 लीटर। ये मिनिमम होना चाहिए कितना, 15% ऑफ 680 लाख। 15% ऑफ 680 लाख कितना है, बोलो जरा मुझे। 15% ऑफ 680 लाख कितना है, फटाफट बोलेंगे। 15% ऑफ 680 लाख कितना है, कितना है, 102। 102 मतलब मैं क्या बोलूंगा सर, 102 के ऊपर होना चाहिए बैलेंस। क्या ऊपर है क्या, हाँ सर ऊपर है। इसका मतलब क्या, मैं मुझे बताइए ना, क्या मैं 50 लाख रुपए का डिविडेंड बांट पाऊंगा क्या। हाँ दोस्तों, आप 50 लाख रुपए का डिविडेंड यहां पर बांट पाएंगे। क्या कहा मैंने, बोलो। आप 50 लाख रुपए का डिविडेंड यहां पर बांट पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या, क्या सभी लोगों को ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर है क्या, बोलो। ये है ना, मुझे लग रहा है मतलब लॉ प्लस कॉस्टिंग का क्वेश्चन हो गया बेटा ये, है ना। झूठ नहीं कह रहा हूं मैं, आप रिवर्स कैलकुलेट कर रहे हो और कुछ कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, फिर माइनस या प्लस प्लस, टेक्निकल मजा आ गया। लेकिन चलिए आइए, इस आंसर को प्रेजेंट करेंगे। आओ आओ दोस्तों आओ, इस आंसर को कैसे लिखे आइए मैं आपको बताता हूं। चलो देखो, अगर कैलकुलेशन एकदम सीधे सीधे सारे होते हैं ना, तो अपन लोग क्या करते, 3 कंडीशन लिखते और उसी के नीचे सीधा अपन कैलकुलेट कर करके बता देते। पर यहां पर कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको पेड अप शेयर कैपिटल निकालना है, वो सब चीजें कैलकुलेट करना है आपको। तो उसके लिए आपको अलग से नीचे टेबल बनाना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले पूरे प्रोविजंस लिख देंगे और उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, फिर टेबल बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। या अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि साथ साथ में लिखते हुए चले। देखो, एक प्रेजेंटेशन है जो इन्होंने बुक में दिया है, वो आप फॉलो कर सकते हो, या दूसरा प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको क्लास में बना के दे रहा हूं, आप उसको भी यूज कर सकते हो। दोनों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में भी कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाओ, आ जाओ, आइए, चले क्या, चले लिखना स्टार्ट करूं क्या मैं, लिखो। प्रोविजन पहला, प्रोविजन ऐसा लिखो, पहला भी नहीं, पॉइंट वाइज ऑटोमेटिकली कंडीशन आ जाएंगी। व्हेन 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 इन अ ईयर there is no profit,
when in a year there is no profit or inadequate profit for for declaring dividend, then company may declare dividend out of accumulated profits in previous year by following पहला पहला by following conditions. पहला, rate of dividend shall not exceed average rate at which dividend was declared in immediately previous 3 years. However, this condition shall not apply. If company has not declared dividend in any of 3 previous फाइनेंशियल ईयर. हो गया बच्चों? देखो हो गया. दूसरा the total amount to be drawn from such accumulated profit shall not exceed 10% of its paid up share capital and free reserve. देखो यहां पर फिर फ्री रिजर्व्स पूरा लिखेंगे. मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे बच्चों. फ्री रिजर्व कितना है? फ्री रिजर्व 170 लाख. पेड अप शेयर कैपिटल, इसको भी आप पूरा लिखेंगे, अभी चल जाएगा शॉर्ट में. 170 लाख डिवाइडेड बाय 25% इज इक्वल टू 680 लाख. ऐसा पूरा कैलकुलेट करके बताना है आपको. ठीक है. तीसरा 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड
फ्री रिजर्व, ये भी आप पूरा ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा आपको, भले आप इक्वेशन में ऐसा लिखो पर ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। वो कितना है? 10% ऑफ 170 लाख प्लस 680 लाख, यानी कि 85 लाख, 85 लाख, 85 लाख। फिर लिखो प्रपोज डिविडेंड इज 50 लाख विच इज विद इन लिमिट ऑफ कंडीशन टू, ऑफ कंडीशन टू। देख लो, हो गया इतना तो बता दो मुझे, अगर आपका इतना हो चुका है तो बता दो मुझे। अच्छा, ये जो सेकंड आपने लिखा ना, यहीं पर लिख दो फ्री रिजर्व आफ्टर एडजस्टिंग फॉर करंट ईयर लॉस, ऐसा डाल दो, आफ्टर एडजस्टिंग फॉर करंट ईयर लॉस। ठीक है, चलो अब तीसरा, तीसरा तीसरा बैलेंस इन रिजर्व reserve the balance in reserve after such withdrawal shall not fall below 15% of its paid up share capital, of its paid up share capital। लिखो फ्री रिजर्व 170 लाख माइनस अमाउंट टू बी विथड्रॉन 34 लाख, यहां पर ब्रैकेट में लिखो 50 लाख माइनस करंट ईयर प्रॉफिट, 16 लाख, ऐसा 50 लाख माइनस करंट ईयर प्रॉफिट 16 लाख। फिर बैलेंस इन फ्री रिजर्व 140 और 136, 136 लाख हो गया। अब अब 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कितना होता है यहां पर? 102 लाख। फिर लिखो कंडीशन कंडीशन 3 is also satisfied, कंडीशन 3 is also satisfied। अब hence we can conclude that company can
पे डिविडेंड ऑफ 50 लाख, 50 लाख। ठीक है, यस। चलिए दोस्तों, डन 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 डन, फटाफट फटाफट, डन डना डन, डन 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 डन। सर कैन वी यूज रेड पेन इन एग्जाम? यस, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, अगला अटेम्प्ट ही लगता है, और कुछ नहीं, है ना। सिर्फ ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे बेटा आप और कुछ नहीं कर सकते, पहले ही कह दूं मैं आपसे, और कुछ अलाउड नहीं है, ठीक है ना। भूती हो गया है तो रेड पेन, ब्लैक पेन, हाँ, ये पेरेंट बोलेंगे मेरे को पिंक पेन पसंद है, मैं पिंक पेन इस्तेमाल करूंगी, ऐसा थोड़ी चलेगा बेटा, नहीं, ओनली ब्लैक पेन। ठीक है, चलिए आ जाओ दोस्तों, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आपको बुरा तो नहीं लगा मैं थोड़ा सा ऐसा बोल देता हूं? आपको तो नहीं लगा तो भी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। ठीक है, आइए, चलो 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 सर, दोस्तों सारे के डिजिटल राहुल कह रहा है कि सर मैं तो ट्रांसपेरेंट पेन का इस्तेमाल करूंगा, ये भी सही है ना, ये भी सही है, ठीक है। हाँ, इंटर वाले में भी एमसीक्यू में पेंसिल यूज करती है, यस, एचबी पेंसिल जो आपकी फाउंडेशन में होती थी, वो सेम पेंसिल आपको इंटर में भी इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, चलो 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 आ जाओ, अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या, आर एस टी लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 इन एजीएम शेड्यूल्ड ऑन 15 जून 2018 एज RST Limited is left with a certain unpaid or unclaimed dividend. It is transferred amount of unpaid or unclaimed dividend to UDA. After remaining unpaid and unclaimed for more than 2 years in UDA, some of the entitled shareholders made liable RST for non-compliance of section number 124 and claim for their unpaid dividend amount. RST denies, saying that there were certain legal issues in the entitlement of dividend upon to respective shareholders. State in light of given facts whether allegation marked by shareholders and claim of dividend amount against RST is justifiable. क्या ये justifiable है क्या? मुझे एक बात बताओ, अगर कोई लीगल इश्यूज आते हैं दोस्तों, देखो सबसे पहली चीज तो क्या होनी चाहिए, डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंदर पे हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो 7 दिन के अंदर आपको उसको क्या करना है बच्चों, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। अब कंपनी को 90 दिनों के अंदर बच्चों एक स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है, जिसके अंदर नाम, एड्रेस और जितना भी अनपेड अमाउंट वगैरह है ये देना पड़ता है कंपनी के वेबसाइट के ऊपर, या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई वेबसाइट है तो उसके ऊपर आपको पब्लिश करना पड़ता है। अब मुझे जरा एक बात बताइए, जो आरएसटी लिमिटेड है ना, इसने डिविडेंड नहीं दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसने बच्चों स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया ना यार। आप देख रहे हो क्या, क्या आरएसटी ने स्टेटमेंट सबमिट किया क्या यहाँ पर? नहीं सर, स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया। तो ऐसे केस के अंदर आरएसटी लिमिटेड के ऊपर क्या लगने वाली है बच्चों, फाइन लगने वाली है यहाँ पर, जो कितनी होंगी यहाँ पर, जो होंगी 1 लाख, मतलब विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख प्लस 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, अप टू मैक्सिमम 10 लाख, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 25,000 प्लस 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मैक्सिमम अप टू 2 लाख रुपीस की यहाँ पर क्या लगेंगी, फाइन लगने वाली है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट के ऊपर सवाल है, आप इसको स्टार मार्क करके रख दीजिए, इसको स्टार मार्क कीजिए, इसको भी स्टार मार्क कीजिए, इसके ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार मार्क करना, ये अलग तरीका है कैलकुलेट करने का, और ये अलग तरीका है क्वेश्चन नंबर 6 को भी स्टार मार्क करना, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके सर, ओके सर। चलिए देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, है ना। आइए क्या बोला है यहाँ पर, सर सेक्शन नंबर 124 कहता है डिविडेंड को डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर पे कर देना, 7 दिन के अंदर नहीं तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देना। सर कंपनी को 90 दिन के अंदर एक स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, नाम, एड्रेस, अनपेड डिविडेंड अकाउंट को कंपनी के वेबसाइट पे और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्लेस करना पड़ेगा। अब आरएसटी लिमिटेड ने क्या किया, डिविडेंड को पे नहीं किया, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला, बहुत अच्छी बात है, पर इसके साथ साथ है ना,
इसने क्या करना चाहिए था बच्चों, इसने ना यहाँ पर ये जो रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की उसको फुलफिल करना चाहिए था। सर अगर ये स्टेटमेंट को फुलफिल नहीं करता है तो इसको क्या लगने वाली है, इसको यहाँ पर पेनल्टी लगने वाली है। अब सर हमको पेनल्टी तो याद नहीं रहेंगी, तो आप क्या बोलोगे, आरएसटी लिमिटेड शैल बी लायबल फॉर द पेनल्टी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या बोलेंगे, बोलो बच्चों, आरएसटी लिमिटेड शैल बी लायबल फॉर द पेनल्टी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। बस इतना बोल के आप छोड़ देंगे। सर मान लो अब ये सवाल अगर आता है 5 नंबर के लिए, तो ऐसे केस में हमको कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। सर पूरे नंबर क्यों नहीं मिलेंगे हमको, आपने पेनल्टी नहीं लिखा ना। सर पेनल्टी आप ही तो बोल रहे हो मत करो, मैं तो आपको बोला मेरे को भैया भाई को चाहिए 95 मार्क, किसी को चाहिए 100 मार्क, तो आप पेनल्टी को भी याद करना और फॉर्म नंबर को भी याद करना, ठीक है ना। बस यही डिफरेंस होगा 95 से 100 के बीच में, ठीक है। अगर आप सोच ही रहे हो 45 का तो फिर छोड़ो ना, काहे दिमाग लगा रहे हो यहाँ पर पेनल्टी और इस चीज के लिए। अगर आप सोच ही रहे हो 60 का, 70 का, 75 का, 80 तक का या 90 तक का, तो भूल जाओ पेनल्टी और फॉर्म नंबर को। हाँ अगर आप सोच रहे हो 100 नंबर, मुझे 100 में से 100 चाहिए, आज तक जिस किसी ने भी नहीं किया वो मैं करूं, तो उस केस के अंदर बच्चों पेनल्टी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्म नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस चलिए दोस्तों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस कोई देखो नवरत्न सेक्शन नंबर 124 के प्रोविजन को कुछ भी फेल हुआ तो भी पेनल्टी पे करना पड़ेगा। चाहे स्टेटमेंट नहीं दिया आपने, चाहे आपने 30 दिन में ट्रांसफर नहीं किया, 7 दिन में यूडीए में नहीं डाला, हर समय पेनल्टी तो लगने वाली है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल लगने वाली है बेटा, ठीक है। चलो सर आ जाओ। ललित बोल रहे 120 बोल दो, नहीं ललित नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि पेपर ही आता है बेटा 118 मार्क का, तो 120 कैसे लाओगे आप। ओआईडी का मतलब मैं बता बता के थक चुका हूं भगवान, हे भगवान उठा ले, मुझे नहीं, मुझे तो नहीं, ठीक है चलिए आइए। चलो आओ दोस्तों, मैं अगर ओआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कम ऑन एवरीवन इन द चैट सेक्शन, ओआईडी का मतलब क्या होता है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। क्या बोलेंगे बोलो बच्चों, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है 100 नंबर वालों के लिए। हाँ सही बात है। चलो आइए दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे। सारे लोग क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आओ देखो क्या, Mr. R is a holder of 1000 equity share of 10 each and AB Limited approached the company in last week of September with claim payment of 2000 declared dividend at 20%. क्या बोला देखो, R is a holder of 1000 equity share of 10 each of AB Limited. वो अब कंपनी को अप्रोच करता है लास्ट वीक ऑफ सितंबर और मुझे क्लेम करता है डिविडेंड 2000 है ना, डिविडेंड ऑफ 2000 रुपए का। कितने का है बताइए, डिविडेंड 2000 रुपए का है यहाँ पर, जो 20% के हिसाब से दिया गया था, बराबर है 2000 रुपए, 1000 इंटू 10 यानी 10,000 इंटू 20% यानी कि 2000 रुपए। बहुत बढ़िया कैलकुलेशन, समझा ना, क्या समझना क्या है, दिया है वहां पर तो समझना क्या है फिर। बाय एजीएम टू बी हेल्ड ऑन 31st 8/11 in respect of financial year 10/11. Company accepted to refuse the request of R and informed that his shares on which dividend has not been claimed till date have also been transferred to IPF. और उसको क्या बोला, सॉरी सर हम आपके इस शेयर्स को कहां पर ट्रांसफर कर चुके हैं, आईपीएफ में इन अमाउंट ऑफ डिविडेंड को ट्रांसफर कर चुके हैं। अब आपको बताना है कि क्या उसके पास कोई रेमेडी अवेलेबल है क्या, क्या क्या मैंने बोलो, क्या उसके पास कोई रेमेडी अवेलेबल है क्या, ये आपको दोस्तों क्या करना है, ये आपको यहां पर बताते हुए चलना है। किसको लेके, आईपीएफ को लेके। क्या आप इस आंसर को लिखना चाहेंगे, बोलो जल्दी से, लिखना चाहेंगे या सिर्फ देखना चाहेंगे, बोलो 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 फटाफट, जल्दी से बोलो। लिखना चाहेंगे आप इस चीज को तो लिखेंगे, नहीं तो देखना चाहेंगे तो देखेंगे फटाफट। लेकिन लिखते हैं, चलिए आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए फास्ट फास्ट। एक्ट एप्लीकेबल 124 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पहला प्रोविजन, प्रोविजन पहला, पहला
सर ये क्वेश्चन पीवाई क्यू है क्या? पीवाई क्यू आरटीपी एमटीपी, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा अपने इसमें। सारे पीवाई क्यू आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मेरी किताब में, है ना? यस, चलो। वेयर डिविडेंड हैज बीन declared by company but has been not paid or claimed within 30 days 30 days from date of declaration, from date of declaration, company shall within 7 days from expiry of 30 days, transfer whole unpaid or unclaimed amount to unpaid dividend account, to unpaid dividend account to unpaid dividend account. Second, any money transferred to unpaid dividend account, any money transferred to unpaid dividend account which remains unpaid or unclaimed for 7 years, for 7 years, shall be transferred to IEPF, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। लिखना पूरा, आप पूरा लिखना, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तीसरा लिख लो इतना एक बार, और होने के बाद डन लिखो, फिर मैं तीसरा पॉइंट को लिखाता हूं। चलो हो गया क्या? गुड। आइए चलो अब लिखो, तीसरा ऑल शेयर्स in respect for which all shares in respect for which dividend has not been claimed for 7 years, yes, 7 consecutive years, 7 consecutive years or more shall be transferred to IEPF along with statement containing details. Next,
फोर्थ पॉइंट, हाँ मेरे को सामान एक बार है ना याद दिलाना, अगर टाइम बचा तो अपन पक्के से कर लेंगे, है ना। यस, फोर्थ पॉइंट, एनी claimant of share or dividend shall apply to IEPF along with documents, along with relevant document, and can claim can claim dividend and shares, dividend and shares, dividend and shares, and IPF authority shall refund the same, shall refund the same, refund the same. चले, डन। अब कंक्लूजन, इन गिवन केस, इन गिवन केस मिस्टर, मिस्टर, नाम क्या है रे उसका, ओ मिस्टर, नाम क्या है मिस्टर का, मिस्टर आर, मिस्टर आर, आर did not claim, did not claim amount, did not claim amount, Mr. R did not claim amount, amount, amount of dividend on shares, on shares for more than 7 years. ब्रैकेट में लिखो, that is expiry of 30 days from 30 अगस्त, 30 अगस्त 2011। फिर as a result, as a result, unclaimed dividend of more than 7 years along with share was transferred to IEPF, to IEPF, to IEPF। फिर therefore company is justified, justified in refusing, in refusing to accept, to accept the request of Mr. R, of Mr. R for payment of dividend. However, Mr. R can claim amount. However, Mr. R can claim amount from
However, Mr. R can claim amount from IPF authority, from IPF authority by submitting necessary documents, by submitting necessary documents. By submitting necessary document. डन, डन है क्या? ओए बोलो डन। चलिए सर आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रीड करो। देखो ऐसा सवाल आता है, स्टेट एनी सिक्स अमाउंट्स दैट कैन बी क्रेडिटेड टू आईपीएफ। तो वही आपको डालना है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो डोनेशन दे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट से आए, जनरल रेवेन्यू अकाउंट, अमाउंट इन आईपीएफ, इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी आ सकता है, डिस्गॉर्जमेंट या डिस्पोजल हो सकता है, एप्लीकेशन, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिबेंचर, इंटरेस्ट, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल प्रोसीड्स, या रिडेम्पशन अमाउंट, या मान लो अदर अमाउंट। इसमें से कोई भी 6 आपको डालना पड़ेगा। सर इन्होंने क्यों पूरे दे के रखे? बेटा ये सजेस्टेड आंसर है, ताकि इसमें से बच्चा अगर कोई भी 6 पॉइंट लिखता है तो उसको नंबर मिलेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल नंबर मिलेंगे। ठीक है चलो जी पढ़ लो एक बार जल्दी से। सर हर जगह फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा आईपीएफ का? यस लिखना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा बेटा। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए दोस्तों ध्यान दो यहां पर। नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पनिशमेंट है सेक्शन नंबर 127 की, जो मैंने आपसे मार्क भी करवाया था आपको। ठीक है आ जाओ जरा देखो। PQ Limited declared and paid 10% of dividend to all shareholders except Mr. Kumar, holding 500 equity share, who instructed the company to deposit dividend amount directly to his bank account. Company accordingly remitted dividend, but bank returned the payment on the ground that account number given by Mr. Kumar does not tally with the records of bank. अब देखो हुआ क्या गड़बड़। द कंपनी हाउएवर डिड नॉट इन्फॉर्म मिस्टर कुमार अबाउट दिस डिस्क्रिपेंसी। यही तो गड़बड़ हो गई बच्चों। अब ये अगर गड़बड़ हुई तो कंपनी को पेनल्टी लगेगी क्या? बिल्कुल। देखो सामने वाले ने इंस्ट्रक्शन दिया, कंपनी उस इंस्ट्रक्शन को या फॉलो नहीं कर पाई तो कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पर कंपनी ने इन्फॉर्म नहीं किया तो मैं बोलूं कंपनी के ऊपर पेनल्टी लागे। क्या लागे बोलो बच्चों? कंपनी के ऊपर पेनल्टी लागे। समझ में आ रहा है क्या बात है? समझ में आ रहा है क्या बात है ना? यस सर चलो आ जाओ। Comment on this issue with reference to the provision of Companies Act regarding failure to distribute dividend. देखो सेक्शन 127 क्या कहता है? Provides for punishment for failure to distribute dividend on time. One of such situation is where a shareholder has given direction to the company regarding payment of directed, and those direction cannot be complied, and the same has not been communicated to shareholder. और ये चीज कम्युनिकेट नहीं हो पाई शेयर होल्डर को, तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर? सर कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल पेनल्टी लगेगी। समझ में आया क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे। क्लियर क्लियर आ जाओ अगला पढ़ो। अगला पढ़ो। Karan was holding 5,000 equity share of 100 each of future. Final call was for 10 per share, मतलब 50,000 रुपए है ना, was not paid by Karan. मेसर्स फ्यूचर लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 10%। 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया। 10% का डिविडेंड मतलब कितना होगा? 50,000 रुपए होगा, बराबर है ना। 100 रुपए का शेयर है, इंटू 10% मतलब 10 रुपए, 10 रुपए इंटू 5,000 मतलब 50,000। एग्जामाइन विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव होगा क्या करण को? नहीं सर नहीं होगा। आप इसको लॉफुली एडजस्ट कर सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हो। और कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी क्या? नहीं सर कंपनी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगेंगी। ठीक है इसको स्टार मार्क करो, इसके ऊपर वाले को भी स्टार मार्क करो। पढ़ो आंसर इसका, जल्दी से आंसर पढ़ेंगे इसका। इसके नीचे का आपका आज का होमवर्क रहने वाला है। ये सेम क्वेश्चन है जो ऊपर है ना, वैसा ही सेम क्वेश्चन यहां पर नीचे भी दे के रखा है। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आऊंगा, आप पढ़ लो पहले। ये 13 नहीं पढ़ना है, 13 आपका होमवर्क है। सिर्फ 12 का आंसर पढ़ो और उसके बाद डन लिखो, फिर मैं 14 के ऊपर आऊंगा।
चलिए आइए, वेरी गुड। आओ नेक्स्ट। ASR Limited declared the dividend at its AGM held on 31st 12/20. The dividend warrant to Mr. A shareholder was posted on 22nd January. 30 दिनों के अंदर पोस्ट हो गया क्या? हाँ सर हो गया। Due to postal delay, Mr. A received the warrant on 5th February and encased it subsequently. और बाद में उसने एनकैश करवा दिया। Can Mr. A initiate action against the company for failure to distribute dividend within 30 days? क्या यहाँ पर मिस्टर ए बोल सकता है कि आपने 30 डेज के अंदर नहीं किया? नहीं सर, गलत बात है। सेक्शन नंबर 127 कहता है कि जो भी कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करती है उसको 30 दिन के अंदर पे कर देना है, या डिविडेंड वारंट के केस में वो पोस्ट हो जाना चाहिए। पोस्ट रिसीव हो या ना हो, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर, नहीं फर्क नहीं पड़ता। बस यही वाली चीज लिख के रखिए। इसका मतलब हमने 30 दिन के अंदर पोस्ट कर दिया बच्चों, तो ये इममटेरियल है कि वो डिविडेंड वारंट कब मिला सामने वाले व्यक्ति को। तो मिस्टर ए एक्शन को इनिशिएट कर सकता है क्या? नहीं सर, मिस्टर ए इस एक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने? बोलो। मिस्टर ए एक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। छोटा सा पॉइंट है, स्टार मार्क डाल के रख दो। एक बार बस रीड करना है आपको, डबल स्टार मार्क एक भी नहीं कराया मैंने अभी तक। ठीक है, आ जाइए अगला। During the financial year 16-17, Perfect Limited declared interim dividend for second time. After declaration, the board of directors decided to देखो क्या declare dividend for second time। कौन सा डिविडेंड है बच्चों? इंटरियम है। अब आफ्टर डिक्लेरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिवोक द सेकंड इंटरियम डिविडेंड एज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन वाज पुअर टू अकोमोडेट सेड इंटरियम। अब एग्जामाइन करो वैलिडिटी ऑफ बोर्ड्स डिसीजन अंडर द प्रोविजन ऑफ Companies Act 2013. Examine what will be your answer if board proposes to transfer more than 10% of profits to reserve for the current year before declaration of dividend. ये तो चल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कंपनी की चॉइस होती है बच्चों ये। लेकिन इसका पहला आंसर सर, Board of Directors of company may declare interim dividend during any year out of the surplus in profit and loss account and out of the profits of previous financial year. अब देखो क्या, for a dividend when declared becomes debt and shareholder is entitled to recover it within the 30 days, within the expiry of 30 days. Section 214A of the act defines dividend के अंदर interim dividend भी आता है। अब देखो क्या, therefore क्या बोल रहा है ये, डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड बिकम्स डेट एंड इट इज पेबल विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। अब इस केस के अंदर परफेक्ट लिमिटेड के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको रिवोक करना चाहते हैं। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिवोक कर सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते। एक बार आपने डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया तो वो फिर आप रिवोक नहीं कर सकते सर। लेकिन हमने पढ़ा था कि इंटरियम डिविडेंड को रिवोक किया जा सकता है। वो कब? जब तक, देखो, जब आपने प्रपोज किया है पर आपने डिक्लेयर नहीं किया। पर एक बार डिक्लेयर कर दिया तो डेड बन जाता है। पर डिक्लेयर करने से पहले, फिर से बोलूं मैं, डिक्लेयर करने से पहले क्या आप उसको रिवोक कर सकता हो क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। मैं चाहता हूं आप यहां पर लिखो, डिक्लेयर से पहले रिवोक हो सकता है। डिक्लेयर से पहले रिवोक हो सकता है। डिक्लेयर से पहले रिवोक हो सकता है, पर डिक्लेयर होने के बाद उसको रिवोक किया जा सकता है क्या? कोई उसको रिवोक नहीं कर सकता। एक बार डिक्लेयर हो गया मतलब वो लाइबिलिटी है दोस्तों। क्या कहा मैंने? बोलो, वो लाइबिलिटी है। नहीं बेटा, कोई बढ़ा नहीं सकता डिक्लेरेशन रेट को, कोई बढ़ा नहीं सकता, सिर्फ घटाया जा सकता है और वो भी मेंबर्स के द्वारा घटाया जा सकता है। अगला, The board of directors Genex Fashion Limited at its meeting recommend dividend on its paid up share capital which was later on approved by the shareholder at AGM. Thereafter, the directors on the another meeting board passed board resolution for diverting total dividend to be paid for purchase of certain short-term investment in the name of company. As a result, dividend was paid after 45 days. अब एग्जामाइन करो प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट और बताओ यहाँ पर कि एक्ट जो यहाँ पर डायरेक्टर ने किया ये वायलेशन है एक्ट का, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? तो देखो, जो भी डिविडेंड होता है बच्चों ये 30 दिन के अंदर आपको पे करना है। आप पे नहीं कर पाए तो 7 दिन के अंदर आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सर, डिविडेंड ट्रांसफर जैसे मतलब जब भी डिविडेंड को डिक्लेयर या वारंट जो भी चीजें होती है ये पोस्ट हो जाना चाहिए बच्चों 30 दिनों के अंदर। नहीं तो हर एक, क्या कहा मैंने? बोलो, एवरी डायरेक्टर जो भी नोन है इस डिफॉल्ट के लिए वो क्या रहने वाला है? वो लायबल यहां पर रहने वाला है।
जैसे देखो सर, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन यहाँ पर वही कहता है कि डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया बट बाद में बोर्ड रेजोल्यूशन को पास करके फंड्स को डाइवर्ट कर दिया। मतलब डिक्लेयर डिविडेंड को अगर आप 30 दिनों के अंदर पे नहीं करोगे और 7 दिनों के अंदर अनपेड डिविडेंड के अंदर अगर नहीं डालोगे ना, तो ऐसे केस के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके ऊपर सेक्शन नंबर 127 की पेनल्टी लगने वाली है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल लगने वाली है। इसका मतलब हर एक डायरेक्टर जो नोइंग पार्टी है बच्चों, उसको जेल होंगे अप टू 2 इयर्स वाली, एंड उसको ऑल्सो मिनिमम फाइन लगेंगे 1,000 रुपए से लेके 1,000 रुपए प्रतिदिन की, जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू करता है। और इसके साथ साथ कंपनी को ब्याज भी लगता है। कितना बच्चों? 18% पर एनम का। कितने का ब्याज लगता है? बोलो जल्दी से मुझे। 18% पर एनम का ब्याज लगता है। इसको डबल स्टार मार्क करो, इसको डबल स्टार मार्क करो, एलडीआर लिखो, डबल स्टार मार्क एलडीआर लिखो। फिर इसके साथ साथ ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रह जाएंगे मेरे हिसाब से ये वाले। इसको एलडीआर मार्क करो, ऊपर वाले को, मैं इसको, ये वाले इसको। एलडीआर मतलब लास्ट डे रिवीजन होता है बेटा, और क्वेश्चन नंबर 6 को भी एलडीआर डालो। ठीक है, चलो। लास्ट डे पर आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें देख के जाना है। जो इजी इजी चीज है वो थोड़ी आप देखोगे बार 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 बार, इतना समय नहीं मिलेगा ना बेटा आपको। हाँ चलो, चलो डन है। आइए, आइए सेक्शन की लिस्ट में आ जाओ। लिखो यहां पर चैप्टर 8, चैप्टर 8, चैप्टर 8, 235 डिविडेंड लिखो जल्दी जल्दी। फिर 123 इंटरियम डिविडेंड। सबसेक्शन मत लिखना उसके, याद नहीं रहेगा इतना। इंटरियम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, एंड फाइनल डिविडेंड। इंटरियम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। और इसके अंदर ही कंडीशन भी आती है। सबके लिए सेक्शन 123 लिखते हुए चलना। फिर 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट 125 आईपीएफ। फिर 126 शेयर्स कॉमा डिविडेंड held in abeyance। 127 punishment for failure of dividend। चलो डन। डन, ठीक है, ये हो गया सेक्शन नंबर। फिर यहां पर चैप्टर 3 डालो, चैप्टर 3 डालो पट से। ट्वेंटी थ्री पब्लिक ऑफर, 24
Regulation of issue of securities. Regulation of issue of security. 25 deemed prospectus. 26 matters in prospectus. इसके सामने स्टार लगा के रख देना. 27 27 variation in terms of contract or object in prospectus. Variation in terms of contract slash object in prospectus. 28 offer for sale. 29 public offer in demat form. 30 advertisement in prospectus. 31 shelf prospectus. 32 red herring prospectus. 33 average prospectus. 35 criminal liability, civil liability आएगा. 36 punishment for fraudulently inducing person to invest. 37 action by affected person. 38 punishment for personation of security. 39 allotment of securities. 447 punishment for fraud. इसको स्टार मार्क करना. अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज को स्टार मार्क करना. पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन को स्टार मार्क करना. अगला 41 प्राइवेट प्लेसमेंट. फिर securities to be dealt in stock exchange.
इन स्टॉक एक्सचेंज। 40 के बारे में बात करता है। 42 को भी 41 को भी अब स्टार मार्क रखेंगे। चलो देखो आपका इतना हो गया है क्या? फटाफट। डन। अब से एक चीज आप करेंगे, साथ साथ में इसको मेंटेन करते हुए चलेंगे। जब जब हमारा सेक्शन में आपको नया पढ़ाऊंगा तब से आप इसको क्या करेंगे दोस्तों, मेंटेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, ऑलराइट गाइस, चलिए तो आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। एग्जैक्टली 12 बजे अपना क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ। संडे है, आज का क्लास थोड़ा सा छोटा भी रहेगा। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। मिलता हूं मैं आपके साथ कल के क्लास के अंदर। बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय एवरीवन।